वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। आज के लेक्चर में हम अरस्तु से संबंधित न्याय का सिद्धांत और उनका ज्ञान से संबंधित जो अवधारणा है, 3 प्रकार के ज्ञान हैं। इसके अलावा हम एक कार्य कारण सिद्धांत भी देखने वाले हैं, जो कि कार्य कारण सिद्धांत अल्टीमेटली ज्ञानों का निर्धारण करता है, जो कि 3 प्रकार के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात आती है न्याय की। अरस्तु का न्याय का सिद्धांत। आपने प्लेटो का न्याय का सिद्धांत देखा होगा, जो मुख्यतः आंतरिक था, लेकिन ये थोड़ा सा व्यापक रूप है प्लेटो से, जो अरस्तु का न्याय का सिद्धांत है। इसके लिए एक शब्द यूज होता है ग्रीक भाषा में, वो है डिकायोसीन। डिकायोसीन। इसके अलावा एक शब्द इंग्लिश में यूज होता है राइटियोनेस करके, तो वो भी आप याद रखिएगा, जो कि वर्तमान न्याय की अवधारणा से थोड़ा व्यापक अवधारणा है और जो एक साधुता के अर्थ में भी यूज होता है। जैसे कि बारकर महोदय यहाँ कह रहे हैं कि अरस्तु के लिए न्याय कानूनी न्याय से कुछ अधिक है, इसमें कुछ नैतिक विचार सम्मिलित हैं जो साधुता शब्द में निहित हैं। ये बारकर जी का कथन है। प्रोफेसर बारकर एक क्रिटिक हुए हैं, इनका खूब नाम आने वाला है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा जो न्याय है अरस्तु का, अरस्तु अपने गुरु की भांति न्याय को राज्य का मूलाधार तत्व मानते थे या स्वीकार करते थे। इसी के साथ अगर न्याय की परिभाषा की बात की जाए या न्याय को क्या मानते थे अरस्तु, तो अरस्तु न्याय को समस्त सद्गुणों का समूह मानते थे, यानी जो वर्तमान न्याय है उससे अलग है। ये तो एक सद्गुणों का समूह है, जो कि एक आंतरिक अवधारणा है, हम इसे देखने वाले हैं, जो कि कुछ प्लेटो से भी मिलती जुलती है। एक अवधारणा जो आंतरिक होता है न्याय, उसमें ये आता है कि सद्गुणों का समूह है। न्याय सद्गुणों का व्यवहारिक रूप है। जी हाँ, ये समूह के जैसे एक एग्जाम्पल दें कि आप ईमानदार हैं, तो ये हो गया आपका सद्गुण, और अगर आप ईमानदारी का व्यवहार कर रहे हैं तो वो हो गया आपका न्याय। ये कुछ सकारात्मक अर्थ में न्याय का उपयोग किया गया है यहाँ पे। तो एक जो न्याय जो है वो सद्गुणों का व्यवहारिक रूप कहा गया है। उदाहरण के लिए एक उदाहरण यहाँ भी देख सकते हैं कि विवेकी होना एक सद्गुण है, यानी आप अगर इसे थोड़ा सा पहले से जोड़ें तो आप अवकाश और दासों की अवधारणा से, तो आपके पास अवकाश होगा, आप शिक्षण और ज्ञान प्राप्त करके विवेकी हो सकते हैं, तो वो आपका सद्गुण हो गया। लेकिन अगर आप विवेकपूर्ण व्यवहार दूसरों के साथ कर रहे हैं या आचरण, तो वो न्याय की अवधारणा होगी, जो कि वर्तमान न्याय से काफी व्यापक है। आई होप आपको समझ गए हुए। इसके अलावा जो अरस्तु महोदय हैं, वो इनका एक ग्रंथ है, निकोमेनियन एथिक्स है। इसमें न्याय के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक तो सामान्य न्याय और दूसरा विशेष न्याय। तो आइए इनको भी थोड़ा देख लेते हैं हम, कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इनका न्याय है वो 2 प्रकार का है, या 2 भागों में अरस्तु ने न्याय को वर्गीकृत किया है। एक है पहला सामान्य न्याय और दूसरा है विशेष न्याय। एक सामान्य न्याय की पहले एक ओवरऑल परिभाषा की बात करें तो ये कुछ जैसा प्लेटो का न्याय था, वो आंतरिक था, यानी जो आपके अंदर गुण हैं या सद्गुण हैं, तो वो आपका आंतरिक गुण हो गया। और अगर इन्हीं सद्गुणों को आपने बाह्य आचरण में प्रस्तुत किया या व्यवहार में इन्हें ढाला, तो ये उसका विशेष न्याय हो गया। या परिस्थिति विशेष में या किसी कानून के समक्ष आपने उस न्याय का प्रदर्शित किया, ये कानून से संबंधित एक अवधारणा भी है यहीं पे, कि आप इसे कानून के सम्मत प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ईमानदारी एक सद्गुण है, ये आंतरिक गुण हो सकता है, ये सामान्य न्याय हो सकता है। लेकिन अगर आपने किसी के साथ ईमानदारी से व्यवहार किया, दूसरे के साथ ईमानदारी से व्यवहार किया, तो वो एक विशेष परिस्थितियों में विशेष व्यक्ति के साथ न्याय हुआ, तो इसे विशेष न्याय कहा जा सकता है। आइए अब इसे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सामान्य न्याय की बात करें तो सामान्य न्याय एक पूर्ण अच्छाई का नाम है, यह सकारात्मक रूप से देखा गया है, और यह पूर्ण न्याय है, यानी इसे कंप्लीट न्याय भी कहा जाता है, जो कि संपूर्ण नैतिक सद्गुणों की अभिव्यक्ति करता है आंतरिक रूप से। इस प्रकार यह एक व्यापक अवधारणा है। जो सामान्य न्याय है वो विशेष न्याय से व्यापक अवधारणा है, आप इस चीज को याद रखिएगा। जो सामान्य न्याय है वो बड़ी अवधारणा है। संक्षिप्त में प्लेटो वाला आंतरिक न्याय ही अरस्तु का सामान्य न्याय है, जो कि एक सद्गुणों का समूह है और आंतरिक अवधारणा। इसीलिए इसके अलावा अगर आप उसका बाह्य परिदृश्य में उपयोग करते हैं, व्यवहार में ढालते हैं, तो वो विशेष न्याय हो गया। सामान्य न्याय का व्यवहार में उपयोग अर्थात वही बात है जो मैं आपको बता चुका हूं कि सामान्य न्याय का व्यवहार अर्थात बाह्य क्रियाकलापों में उपयोग विशेष न्याय है।
ये विशेष न्याय भी दो प्रकार का होता है, यानी आप अपने व्यवहार को कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं इसके भी दो भाग हैं। पहला तो वितरणात्मक न्याय है या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और दूसरा है संशोधात्मक न्याय। जो वर्तमान में न्याय की अवधारणा चलती है कोर्ट कचहरी वाली, वो कुछ कुछ इससे मिलती है, संशोधात्मक न्याय से। आप देख सकते हैं विशेष न्याय के दो प्रकार हैं, एक वितरणात्मक न्याय और एक संशोधात्मक न्याय। आप बेसिकली यहाँ समझ गए होंगे, इसका मतलब होता है कि आप जो दूसरों से व्यवहार कर रहे हैं उसमें वितरण किस प्रकार का कर रहे हैं। यहाँ ये राज्य से अपील की गई है, और ये भी राज्य से अपील है संशोधात्मक की, कि अगर कोई चीज़ बिगड़ गई है तो उसे बनाना है, शोधन तभी होगा ना जब कोई चीज़ बिगड़ी है, तो ये संशोधनात्मक न्याय है। आइए थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं क्या है ये दोनों अवधारणाएं। ये वितरणात्मक न्याय और ये संशोधात्मक न्याय, इनके बीच ये व्यवस्थित अंतर करके दे रखा है, तो आइए इन्हें एक एक करके देख लेते हैं हम। जो वितरणात्मक न्याय है वो आनुपातिक न्याय है, एक चीज याद रखिए, आनुपातिक मतलब ये रेशियो में बढ़ता है। आपके पास, ऐसा अरस्तु महोदय कहा करते थे कि आपके पास जो सद्गुण है या जो धन संपदा है वो राज्य के लिए कितना उपयोगी है, उसी के अनुपात में आपको पद, सम्मान और धन का वितरण किया जाएगा या संपत्ति का वितरण होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव न्याय है। इसका जो निर्धारण करती है वो विधायिका करेगी, यानी एक्लेसिया, ये ग्रीक शब्द है, आप इसे याद रखिएगा। एक्लेसिया शब्द का यूज विधायिका के लिए किया जाता था। तो वितरणात्मक न्याय का जो बंटवारा है वो विधायिका के द्वारा होगा। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो ज्यामिति या रेखा गणित वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी ऐसे करके जिसके पास जितनी धन संपदा है या और जितना राज्य को वो दे पा रहा है, तो ऐसे करके ये लाइन बन जाएगी। और अगर किसी के पास कम धन संपदा है और वो कम ही राज्य को दे पा रहा है, तो वितरण इस हिसाब से होगा। तो इसे कम मिलेगा और इसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये राज्य के लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इसके साथ जो इसमें योग्यता की बात की गई है, वो योग्यता या पात्रता का आधार जो माना है वो सद्गुण को माना है। आपके पास कितने सद्गुण हैं, और सद्गुण का अल्टीमेटली एम वही है कि आंतरिक न्याय है, और आंतरिक न्याय भी राज्य के कितने काम आ रहा है, लोगों की भलाई का कितना काम आ रहा है, जो कि एक हम देखेंगे कि अवकाश की अवधारणा से जुड़ती है या फिर प्रशासनिक और सैन्य शासक कार्यों में भागीदारी से संबंधित है। इसके अलावा जो दूसरा वाला टाइप था वो संशोधनात्मक न्याय है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि कोई चीज़ पहले बिगड़ेगी और फिर उसे राज्य द्वारा ठीक किया जाएगा। हाँ, तो वो इसी प्रकार है जो वर्तमान में कोर्ट कचहरी वाला न्याय है, कि इससे क्या होता है कि जो राज्य होता है वो परस्पर नागरिकों के बीच एक संबंध स्थापित करता है, उनके बीच न्याय स्थापित करता है, और उनके बीच जो दोष ठीक होते हैं, यानी किसी ने किसी की संपत्ति चुरा ली, तो इस व्यक्ति की संपत्ति अगर इसने चुरा ली तो इससे छीन के वापस इसकी क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करेगा। तो ये दोनों के बीच संबंधों का निर्धारण किया जा रहा है इसके द्वारा, और ऐसा माना जाता है कि इससे जो राज्य में जो दोष उत्पन्न होंगे नागरिकों के मध्य, उसको भी ठीक किया जाता है। तो हम यहाँ देख लें, ये लेन देन का विनियमन अथवा अपराधों का दंड इसमें दिया जाता है, आप समझ गए होंगे। इसका न्याय जो है वो न्यायपालिका द्वारा किया जाता है, जिसे यूनानी जो भाषा है उसमें, या ग्रीक भाषा जिसे हेलिया कहा जाता है, हेलिया द्वारा बंटवारा होता है, अंक गणित के आधार पे होता है। यानी आपने अगर किसी के 2 रुपये चुराए हैं तो 2 रुपये का आपको भुगतान करना पड़ेगा। बेसिकली अंक गणित यही है, 2 बराबर 2। और इसके साथ पीड़ित पक्ष के की क्षतिपूर्ति होती है। इसमें भेदभाव नहीं किया जाता है, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है, यानी गरीब अमीर नहीं देखे जाएंगे, या ऐसा सद्गुण के आधार पे भी आपके साथ बुरा भला व्यवहार नहीं किया जाएगा कि एक जो अधिक सद्गुण वाला व्यक्ति था उसका चोरी हुआ सामान आपने ढूंढ के दे दिया और जिसके पास कम सद्गुण थे उसका नहीं दिया। ऐसा इसमें नहीं होता, बल्कि ये तो वितरणात्मक न्याय की विशेषता है कि जिसके पास सद्गुण ज़्यादा होंगे उसे ये वितरण ज़्यादा किया जाएगा और जिसके पास कम होंगे उसे कम वितरण किया जाएगा। लेकिन यहाँ ये जो संशोधात्मक न्याय है वो सबको समान रूप से प्राप्त होगा। इसके अलावा आपने न्याय की अवधारणा देखी और कल क्रांति की अवधारणा भी आपने देखी थी। तो वहाँ कुल मिला के एक चीज़ समझ में आती है कि जो अरस्तु का स्वभाव है या अरस्तु का दर्शन है वो यथास्थितिवादी रहा है। आप यहाँ भी समझ लीजिए कि वो यथास्थिति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके पास योग्यता अधिक उसको अधिक दे रहा है, बल्कि होना कायदे से ये चाहिए ना कि जिसके पास कम योग्यता है या कम गुणवान है उसकी गुणों को बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। और आप यहाँ भी देख लीजिए कि अगर किसी की चोरी हुई है तो उसे लाके वापस दे रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा, तो बाकी यथास्थिति स्थापित कर दे रहा है। पर यहाँ वही लिखा है कि अरस्तु दोनों प्रकार के न्याय में यथास्थितिवादी है, यानी स्टेटस क्वो है, और रूढ़िवादी भी है, जो कि आपको उसके परिवार और जो संपत्ति की अवधारणा वहाँ यहाँ इसके रूढ़िवादी विचार भी देखने को आपको मिल जाएंगे, और नारी और दास से संबंधित विचार भी उसके रूढ़िवादी माने जाते हैं।
इसके अलावा जो वितरणात्मक न्याय है वह आवश्यकता की अपेक्षा योग्यता पे बल देता है। वही मैंने जैसे बताया कि आवश्यकता किस बात की, जिसके पास गुण नहीं है या सद्गुण उसे गुणवान बनाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो योग्यता पे बल देता है। जिसके पास योग्यता अधिक है उसको बंटवारे में पद और संपत्ति ज्यादा मिलेगी, उसी पे बल देता है। साथ ही जो परिशोधात्मक न्याय है वो वर्तमान स्थिति में परिवर्तन होने पर न्यायपालिका यानी हेलिया द्वारा फिर यथास्थिति स्थापित कर देता है। तो यही वह बात है जिसके कारण उसे रूढ़िवादी कहा जाता है या यथास्थितिवादी, क्योंकि वो वापस उसी प्रकार बना देता है जिस प्रकार है, कोई अपनी ओर से बोल्ड मूव टाइप से नहीं लेता है। इसके अलावा जो प्लेटो का न्याय था वो कर्तव्यों पर, यानी आपको न्याय के अनुसार अपने वो वर्ग चुनने होंगे अगर आप प्लेटो को याद कर पा रहे होंगे, और उसी के अंतर्गत आपको रहना होगा, उसी के अंडर है कि आपको अपने कार्य या कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। जबकि अरस्तु न्याय में अधिकारों पर बल देता है, यानी उसके बल है आपके पास अगर अधिक सद्गुण है तो आप अधिक संपत्ति और संपदा का मांग कर सकते हैं, ये आपके अधिकार बनते हैं। या आपको किसी ने संपत्ति चोरी कर ली है तो आप उससे संशोधन भी करवा सकते हैं और न्यायपालिका द्वारा इसके लिए आपको क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी। अब हम न्याय के बाद एक और इंटरेस्टिंग सा अरस्तु महोदय का एक सिद्धांत है, कार्य कारण का सिद्धांत। इसे एक नाम से और जाना जाता है जो है चतुस्तरीय कारण सिद्धांत। आप थोड़ा सा नाम से ही समझ गए होंगे कि कोई कार्य है उसके पीछे क्या कारण है, तो इसके लिए यह सिद्धांत उपयोगी होता है। और एक नाम और चलता है इसका, चार कारण सिद्धांत या चतु कारण सिद्धांत। तो बेसिकली किसी वस्तु के होने या उसके गति करने या विकास करने के पीछे चार कारण माने जाते हैं, जिसके द्वारा आप किसी वस्तु के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, उसके होने वाले परिवर्तनों को जान सकते हैं। बेसिकली यह किसी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का एक सिद्धांत है जिसमें चार कारकों का यूज किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं भौतिक कारक, औपचारिक कारक, प्रभावकारी कारक और उद्देश्य कारक। जैसे इंग्लिश में यहाँ भी नाम लिखे हैं कि मटेरियल कॉज, फॉर्मल कॉज, एफिशिएंट कॉज और फाइनल कॉज। आइए इसे थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या है। इस सिद्धांत में प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व और परिवर्तनों को समझने के लिए चार कारणों की व्याख्या की जाती है। यानी अगर आप किसी भी वस्तु को जानना चाहते हैं तो ये चार कारण, ये चार सवालों के उत्तर हैं। बेसिकली ये चार सवालों के आप उत्तर दे दीजिए, आपको उसके बाद वस्तु के बारे में, परिवर्तनों और अस्तित्व के बारे में ज्ञान हो जाएगा। और एक अल्टीमेट एक टेलोस की अवधारणा भी आती है कि टेलोस जो उसका अंतिम लक्ष्य होता है किसी वस्तु का वो क्या है, तो इसके माध्यम से उसकी भी हमें ज्ञान हो सकता है कि उसका टेलोस क्या है। जैसे हम पहले में देखें तो ये जो चार कारणों में से पहला कारण है भौतिक कारण यानी मटेरियल कारण। इसके अंतर्गत यह किसी वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री अथवा तत्व को दर्शाता है। यानी आपको अगर किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप चार कारण का सिद्धांत उस वस्तु पर लगा रहे हैं, जिसमें पहली बार आप देखेंगे कि उस वस्तु का जो निर्माण हुआ है उसमें प्रयुक्त सामग्री या तत्व क्या है। उदाहरण के लिए एक मूर्ति का उदाहरण लें अगर, तो निर्माण में प्रयुक्त पत्थर या लकड़ी उसका भौतिक कारक हो सकती है। तो पहले हमने ये जाना कि इसमें पत्थर लगा है या लकड़ी लगी, उसमें भौतिक चीज क्या लगी, एक आपको सवाल ये मिल गया। इसके अलावा आप दूसरा कारण उस पर लगाया फॉर्मल कॉज, यानी यह उस वस्तु के रूप या संरचना को दर्शाता है। इसके फॉर्मल यानी स्ट्रक्चर को दर्शाता है, बेसिकली संरचना को, और उसे विशिष्ट पहचान देता है। यानी एक उसकी विशिष्ट संरचना होगी मूर्ति की, जिस हिसाब से मूर्तिकार उसे बना रहा होगा ऐसी कुछ उसकी विशिष्ट मूर्ति होगी। उदाहरण के लिए वही मूर्ति का उदाहरण फिर से ले तो मूर्ति का आकार या डिजाइन उसका औपचारिक या फॉर्मल कॉज होता है। तो हमें दो सवालों के आंसर मिल गए, एक तो उसका तत्व मिल गया, एक तो उसका आकार मिल गया। अभी दो कारक और हैं, तब हमें मूर्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, उसके अस्तित्व और परिवर्तन के बारे में। अब तीसरे कॉज की बात करें या कारण की बात करें तो इसे एफिशिएंट कॉज कहा जाता है। इसमें उस वस्तु या व्यक्ति या प्रक्रिया को दर्शाया जाता है जो उस वस्तु के निर्माण या परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो बेसिकली ये प्रोसेस की बात है। इसमें किसने परिवर्तित किया, तो व्यक्ति का भी नाम आ सकता है, वो प्रोसेस का भी नाम आ सकता है। तो इसमें बेसिकली मूर्तिकार का नाम आएगा जिसने ये पूरी प्रोसेस को अंजाम दिया। तो हम यहाँ 3 क्वेश्चनों तक पहुंच गए हैं। अब एक और क्वेश्चन और है जो कि उसका अंतिम उद्देश्य है या फाइनल कॉज है, जिसे टेलोस भी कहा जाता है इसे अंतिम रूप से, कि उसका उद्देश्य क्या था। यह उसका उद्देश्य या लक्ष्य को दर्शाता है जिसके लिए वस्तु बनाई गई है। तो अल्टीमेटली बनाई किस लिए गई है, इस क्वेश्चन का और अगर हमें आंसर मिल जाए तो हम उस वस्तु के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि बनी किससे है,
उसकी संरचना कैसी है, उसको किसने बनाया है या उसका स्ट्रक्चर किसने निर्धारित किया और अल्टीमेटली उसका उद्देश्य क्या है। तो हम वस्तु के बारे में बेसिकली संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं। तो वस्तु को धार्मिक पूजा या सजावट के लिए बनाया गया है, यही उसका उद्देश्य है या टेलॉस है। तो इस मूर्ति का टेलॉस क्या है, धार्मिक पूजा। यही अगर एक क्वेश्चन आता है कि मानव का टेलॉस क्या है, तो मानव का टेलॉस है खुशी। ये आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। मानव का अंतिम उद्देश्य क्या है, तो खुशी। ये वर्तमान खुशी से थोड़ी सी ज़्यादा है, ऐसा अरस्तु महोदय कहा करते थे। ये एक हैप्पीनेस से भी ज़्यादा मानी जाती है। तो अगर इसे 4 कारण सिद्धांत को थोड़ा शॉर्ट में देखना हो तो यहाँ समझ सकते हैं कि ये भौतिक कारण है। उस जो वस्तु या हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं उसकी सामग्री क्या है, पहले तो उसका औपचारिक कारण क्या है, यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका प्रभावकारी कारण क्या है, यानी एफिशिएंट कॉज में उसे बनाया किसने या परिवर्तित किसने किया, और अल्टीमेटली उसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो इन 4 कारकों को लगाकर हम किसी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम कार्य कारण सिद्धांत का थोड़ा सा महत्व भी देख लेते हैं कुछ बिंदुओं में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। आप निजी जीवन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी वस्तु या ज्ञान की अगर आपको प्राप्ति करनी है तो उसमें ये 4 कारण का सिद्धांत लगा दीजिए, आपको वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अगर इसके महत्व की बात करें तो अरस्तु का यह सिद्धांत प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने बताया, उन्होंने इसे केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं रखकर बल्कि जीवन और ब्रह्मांड की व्याख्या भी इसके माध्यम से की है। यानी ब्रह्मांड कैसे बना, क्यों बना है, किसने बनाया और उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। तो इन 4 कारकों के द्वारा हम ब्रह्मांड की भी संरचना समझ सकते हैं, या उसका प्रयास तो कम से कम कर सकते हैं इस सिद्धांत के माध्यम से। ये बड़े व्यापक रूप से सोची हुई चीज़ है। इसके अलावा इस सिद्धांत का उपयोग जो है किन विषयों में किया जाता है, तो दर्शन में भी, विज्ञान में भी और तर्कशास्त्र में इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जा सकता है। तो यहाँ आप इस सिद्धांत का महत्व भी देख सकते हैं कि इसका उपयोग इंट्राडिसिप्लिनरी है, यानी राजनीति से संबंधित नहीं है, दर्शन से संबंधित नहीं है। इसका उपयोग बहुत सारी चीज़ों में किया जा सकता है और किसी वस्तु या विषय के बारे में हम बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसके बाद बढ़ चलेंगे एक और अवधारणा की ओर, जो कि इसी से संबंधित है, ज्ञान की अवधारणा। यानी अरस्तु महोदय ने कुल मिला के 3 प्रकार के ज्ञान बताए। पहले ज्ञान में आप ये देखते हैं कि कोई भी वस्तु बनी कैसी, उसके बारे में सोचा जाता है, उसकी उत्पत्ति के बारे में सोचा जाता है, उसका अंतिम सत्य जानने की कोशिश होती है। दूसरे चरण में हम जो है ज्ञान का उत्पादन करते हैं या फिर उससे संबंधित किसी ज्ञान का निर्माण कर लेते हैं, और तीसरे चरण में हम उस ज्ञान का व्यावहारिक रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो ये उनकी ज्ञान की अवधारणा है जो 3 श्रेणियों में हमें सामने आती है। चलिए इसे एक एक करके देख लेते हैं। यह एक थोड़ी सी और चीज समझ लीजिए, जो हमने अभी पहले एक चतुष्कारणीय सिद्धांत देखा है वो इसमें भी लागू होता है, यानी इसके द्वारा भी आप किसी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों इंटरलिंक होते हैं एक दूसरे से। अरस्तु ने ज्ञान या मानवीय गतिविधियों की 3 श्रेणियां बताई हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि 3 ज्ञान की श्रेणियां हैं। तो पहला जो ज्ञान है उसे थ्योरी कहा जाता है, या थ्योरी है, इसमें थिंकिंग की जाती है या सोचा जाता है। इसे सैद्धांतिक ज्ञान कहते हैं, जिसके माध्यम से साध्य के बारे में केवल सोचा जाएगा, अभी पहले उसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाएगा, उसके निर्माण को जाना जाएगा, उसका उद्देश्य जाना जाएगा। इसके अंतर्गत सिद्धांत निर्माण आता है, यानी पहले हम उसके बारे में सोचेंगे और उसके बारे में सिद्धांत बनाएंगे। इसमें अगर शामिल विषयों की बात करें तो इसमें 3 विषय आते हैं, दर्शन, गणित और भौतिक विज्ञान। ये विषय इसमें शामिल होते हैं। ये आप याद करिएगा, पूछे जा सकते हैं कि जो थ्योरिया है या थ्योरी वाला ज्ञान है उसमें कौन से 3 विषय आते हैं, तो ये 3 विषय आते हैं। इसके अलावा जो दूसरी अवधारणा है, पोइसिस की अवधारणा, यानी प्रोडक्टिव की अवधारणा है, या मेकिंग, जहां उत्पादन होगा, आप समझ सकते हैं। अब सोचने के बाद उत्पादन की बारी आएगी, तो इसमें ज्ञान का निर्माण किया जाता है, अतः इसे उत्पादन ज्ञान भी कहा जाता है। इसमें अलंकार यानी अलंकार शास्त्र यानी हेट्रोडिक भी इसे कहा जाता है, और या भाषा शास्त्र भी इसे कह सकते हैं, और साहित्य शामिल है। इसके अलावा जो तीसरा वाला विषय है या जिसके लिए हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं वो प्रैक्सिस की अवधारणा है। ये बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसको आप आगे चल के हीगल और हीगल के बाद जो मार्क्स ने इसे व्यापक रूप से प्रयोग किया है, और एक व्यक्ति और था जिसने इसे प्रयोग किया है, उसका नाम है मैकियावेली। जी हाँ, मैकियावेली। ये दोनों विद्वान इससे खासे प्रभावित रहे और उसका खूब उपयोग किया है मार्क्स ने और प्रैक्सिस ने। मार्क्स कहा करते थे वो ज्ञान कोई काम का नहीं है जिसका व्यवहारिक रूप में उपयोग ना किया जा सके,
और ऐसा ही कुछ मैकियावेली और कुछ हीगल भी बातें किया करते थे। तो आइए देख लेते हैं प्रैक्टिस की अवधारणा क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रैक्टिस या डूइंग। इस ज्ञान में सिद्धांत को व्यवहार में ढाला जाता है, यानी आपने उसके बारे में सोच लिया, सिद्धांत बना लिया, अब उसकी व्यवहारिक रूप में ढालने की बात आई। तो ये बेसिकली आप यहाँ समझ सकते हैं कि ज्ञान 3 प्रकार के हो गए, किसी के बारे में सोचना, उसके बारे में सिद्धांत निर्माण करना और फिर प्रैक्टिस की अवधारणा लगा के उसे व्यवहार में लागू करना। इस ज्ञान में सिद्धांत को व्यवहार में ढाला जाता है। इसमें नीति शास्त्र और पॉलिटी 2 विषय आते हैं। जी हाँ, इसमें 2 विषय आते हैं, दोनों के नाम याद रखिए, एथिक्स और पॉलिटिक्स। प्रैक्टिस की अवधारणा का जो ज्ञान है वो सर्वोच्च विज्ञान है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसके साथ यह सर्वोच्च ज्ञान है, यानी जो प्रैक्टिस का ज्ञान है वो सर्वोच्च ज्ञान है, ये पूछा जा चुका था। और ये 2 विषय हैं जो नीति शास्त्र और राजनीति, इन्हें सर्वोच्च विषय भी कहा जाता है, यानी ये सबसे ऊपर विषय है, ये सर्वोच्च विषय है। और यहीं से आप एक चीज और कनेक्ट करिए, जो राजनीति है इसीलिए उसने इसे मास्टर साइंस कहा है। मास्टर साइंस कहने के पीछे भी यही कारण है कुल मिला के, प्रैक्टिस की अवधारणा। इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम कुछ और चीजें बची हैं अरस्तु महोदय से रिलेटेड, तो उन्हें हम पढ़ के से समाप्त करें, जिसमें एक महत्वपूर्ण चीज है अरस्तु महोदय का मध्यम मार्ग का सिद्धांत, और फिर उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन, और इसके भी पहले उनका रूल ऑफ लॉ भी थोड़ा सा हम देखने वाले हैं। और फिर अरस्तु महोदय की हम समाप्ति करेंगे और अगले थिंकर की ओर बढ़ेंगे। तो थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।